गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है ज्योग्राफी का ही सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें आज मैं आपको जो है नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना, किस बारे में बताएंगे? नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। ठीक है, तो हम आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो अपने सेकंड फिजिकल फीचर है, जो कि है अपने दी नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, दी नॉर्दर्न प्लेन्स, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए कि हम बात करते जैसे कि मैंने आपके लिए एक मैप बनाया हुआ है यहाँ पे। इस मैप की मीडियम से मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या होगा। तो ये जो आपको रिवर्स की, ये सब रिवर्स है। तो ये रिवर्स की जो आपको जाल देख रहे हैं ना, ये सारी रिवर्स कौन सी हो गई? ये रिवर्स है। कौन से है ये? देखिए ये सब की सब के नॉर्दर्न रिवर्स है। कौन से है ये आपकी सब गंगा रिवर्स है। ठीक है ना, गंगा रिवर सिस्टम इसको हम कहेंगे। ये वाली जो रिवर सिस्टम, ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र। और ये वाली जो हो जाएगी अभी इंडस वाली, इंडस रिवर सिस्टम हो जाएगी। ठीक है, तो देखें जो गंगा का जो मैदान है अपने, जो प्लेन्स ऑफ गंगा है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, इसमें कौन कौन सी रिवर्स आएगी? तो कंसिस्ट ऑफ, देखें यहाँ पे ध्यान से, कंसिस्ट ऑफ इंडस, मेन जो रिवर्स है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ओके, रिवर्स सिस्टम्स। तो इसके अंदर क्या है? कंसिस्ट ऑफ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, और ये रिवर सिस्टम किससे बना हुआ है? तो ये बना हुआ आपका फॉर्म्ड ऑफ अलुवियल सॉइल। ठीक है ना, कौन सी सॉइल से बना हुआ है? अलुवियल सॉइल से ये जो है, ये सिस्टम जो है बनाए गए हैं। इसका जो एरिया, टोटल एरिया जो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है ना, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पड़ता है। टोटल जो लेंथ अगर हम इसकी देखें तो लगभग हिमालय जितना बराबर है, 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अलुवियल सॉइल से बना हुआ है, एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, लेंथ इसकी 2400 किलोमीटर है। ठीक है ना, लेंथ 2400 किलोमीटर है। और इसकी विड्थ हो जाएगी, विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, फिर इसकी 240 से 320 किलोमीटर तक है इसकी। ठीक है, फिर ये जो सिस्टम है लोअर, देखिए इन लोअर कोर्स वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर्स डिक्रीजेस। स्पीड जो होती है रिवर्स की क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, और जब डिक्रीज होगी तो क्या करेगी? ये फॉर्मिंग रिवरेंस आइलैंड्स। ठीक है ना, तो क्या बनेगी? रिवरेंस आइलैंड्स बनेगी ये। ठीक है ना, सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलेगी इससे, बहुत सारी। इसके बाद जो ब्रांचेस हैं वो बहुत सारी निकल जाएगी साथ ही साथ में। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सी चीज मैं आपको समझाऊं यहाँ पे। रिवर जो है इस तरीके से पहाड़ों पे से निकलेगी, तो पहाड़ कुछ इस तरीके से होता है, फिर धीरे धीरे ढलान कैसे हो जाती है। तो यहां से जब तक आ रही तब तक स्पीड बहुत तेज है इसकी। ठीक है ना, यहाँ तक स्पीड बहुत तेज, धीरे धीरे आता है तो क्या होगी? स्पीड इसकी कम होगी। तो जो स्पीड कम होगी तो इसके साथ जो भी ये मटेरियल लेके आए ना, वो यहाँ पे डिपोजिट कर देंगे। डिपोजिट करने से क्या होगा कि ये जो एरिया वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो एक आइलैंड का काम करेगा। और रिवर जो होगी वो इस तरीके से निकल जाएगी, ऐसे से पानी निकाल देगी अपना। ठीक है ना, तो ये जो बन रही है इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाएंगी। ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटरीज है, डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है ना, ये जो सिस्टम है ये क्या बन जाएगा? इसका आइलैंड्स बन जाएगा। ठीक है ना, ये है इसका सिस्टम होता है इस तरीके से। ठीक, अब देखिए हम आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा फ्रेम में ले आएंगे इसको, वीडियो को, फिर हम बात करेंगे इसमें। देखिए आगे बात करेंगे हम इसमें। तो नॉर्दर्न प्लेन्स की डिविजन्स किए हुए, नॉर्दर्न प्लेन्स के भी क्या करेंगे? नॉर्दर्न प्लेन डिवीजन,
इसको भी हमने डिवाइड कर रखा, बांट रखा है अकॉर्डिंग टू रिवर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। देखिए हम पहले बात करें पंजाब प्लेन्स की, पंजाब प्लेन्स की, ठीक है ना। तो पहला जो पार्ट इसका पंजाब प्लेन है, फिर गंगा, ठीक है, गंगा प्लेन, और फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ये इसकी डिविजन्स है। अब देखेंगे हम वापस एक बार मैप की तरफ चलते हैं, वापस एक बार मैप दिखाऊंगा आपको। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब आपको दिखाई दे कि ज्यादातर जो ये पार्ट है सिंधु नदी का, इंडस रिवर का, जो पंजाब हम प्लेन्स कहते हैं, वो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है ना। तो भारत के अंदर जो नॉर्थन प्लेन्स में गंगा का प्लेन हो गया, और ये वाला जो प्लेन हो गया, जो एरिया हो गया, कौन सा प्लेन हो गया, ब्रह्मपुत्र का प्लेन हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी क्या है, ये इसकी डिविजन किए हुए हैं, डिविजन यानी इसका क्लासिफिकेशन कर रखा है, ठीक है। फिर देखते हैं हम इसके आगे इसके डिवीजन पढ़ते हैं, तो हम देखेंगे डिविजन्स बेस्ड ऑन रीजन्स। अगला हम डिवीजन पढ़ते हैं, डिवीजन बेस्ड ऑन रीजन्स, ठीक है। तो इसके हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम जब हम देख लेंगे वो हम देखेंगे डिविजन्स, ठीक है ना। हम नेक्स्ट देख लेते हैं डिविजन्स बेस्ड ऑन रीजन्स, डिविजन्स बेस्ड ऑन रीजन्स, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे, पहले हम देखेंगे भाबर बेल्ट। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, परेशान ना हो। भाबर बेल्ट जो कि फुट ऑफ द शिवालिक, यानी शिवालिक के यहाँ पे शिवालिक एंड होती है, वहां पे है ये फुट ऑफ द शिवालिक, ठीक है ना। ये 8 से 16 किलोमीटर विड्थ में आती है, वाइड है, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, बेल्ट्स ऑफ पेबल्स है, बेल्ट्स ऑफ पेबल्स है, पेबल्स, ठीक है। दूसरा जो इसमें आएगा वो तराई आएगा। ये कुछ 4-5 पॉइंट्स है। तराई, तराई क्या है, वेट एंड स्मार्सी, वेट एंड मार्शी लैंड, ठीक है ना। फिर आएगा भांगड़, भांगड़ में क्या आएगा, ओल्डर अलुवियल डिपॉजिट है ये, जिसमें ओल्डर अलुवियल प्लेन्स कहेंगे, ठीक है। और आएगा खादर, ठीक है ना। खादर को हम बोलेंगे यंगर अलुवियल डिपॉजिट, क्या बोलेंगे इसको हम, यंगर अलुवियल डिपॉजिट, ठीक है। अब देखिए इसको हम एक डायग्राम के मीडियम में समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से आप देखेंगे मेरे तरफ एक बार, देखिए यहाँ पे जैसे ये हिमालय है, कुछ इस तरीके से हाइट में होता है, फिर आता है कुछ इस तरीके से बनता है ये, ठीक है ना, ऐसे। ये जो ढलान है इसकी, तो जब नदियां जब अपने साथ में आती है तो इधर इस तरीके से आ जाती है। तो यहाँ पे ये क्या करती है, पत्थरों की बेल्ट जमा करती है, इसको पेबल्स कहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से पेबल्स इसको क्या करती है, जमा कर देती है, ठीक है ना। क्यों करती है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम होती है। देखिए जब तक स्पीड रहेगी तो पानी अपने साथ जो भी चीजें होगी बहा के लेके आएगा, लेकिन जब स्पीड कम होगी तो पानी अपने साथ में ज्यादा चीजें रख नहीं पाता है, क्योंकि उसमें इतना फोर्स होता नहीं, तो वो चीजों को यहाँ पे क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। अब ये जो चीज दिख रही है आपको, ये वाली जो चीज मैंने बनाई है, ये तो आपको समझ सकते हैं कि हिमालय मैंने बना कर दिया आपको, ताकि एक आइडिया हो जाए। ये जो बेल्ट है, अब इसी को हम कहेंगे भाबर, क्या कहेंगे इसको, भाबर। अब ये जो भाबर की जो बेल्ट है, ये कितनी है, ये 8 से 16 किलोमीटर विड्थ में होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक चौड़ाई में होगी, ठीक है ना, वाइड यानी चौड़ी होती है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब ये जो एरिया है, यहाँ पे क्या नदी का जो पानी है, अभी जब पानी कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा है, ठीक है ना, बहुत तेजी से आता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, पानी पत्थर इकट्ठे होते हैं, पानी दीप नीचे से निकलता है पत्थरों के, और यहाँ पे वापस ऊपर आता है, ठीक है ना। पत्थरों के नीचे से निकलता है, दिखाई देती नहीं नदी की जो धाराएं होती है, फिर वो इसके ऊपर दिखाई देती है वापस से। तो जब यहाँ जब आती है ना वो एरिया, तो वो एरिया वेट हो जाता है, गीला रहता है, और मार्शी लैंड एरिया बन जाता है, दलदली क्षेत्र बन जाता है, ठीक है ना। तो गीला और दलदली क्षेत्र को, यानी नम और दलदली क्षेत्र जो पड़ता है, मार्शी एरिया जो पड़ता है, उसको हम क्या कहेंगे, तराई कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम तराई कहते हैं, ठीक है।
तराई समझ में आई? अब तराई के बाद में क्या होता है, जब नदियों के अंदर जब बाढ़ आती है तो ये अपने पानी होता है दूर दूर तक फैला देती है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि नदियों का जो पानी है, नदियों के पानी से बाढ़ आएगी, बाढ़ से क्या आती है, मिट्टी जो होती है वो फैल जाती है। तो ये ऊपर वाला, ये ऊपर का एरिया, यहाँ पे कभी नदियों ने अपना मिट्टी बिछाई थी, ये इस एरिया मिट्टी बिछा रखी, तो ये जो एरिया हो जाएगा ये तो कहलाएगा आपका बांगड़। ठीक है, क्या कहलाएगा ये कहलाएगा बांगड़। ठीक है ना, जिसको हम ओल्ड अलुवियल सॉइल कहते हैं, यानी ये अलुवियल सॉइल की डिपॉजिट है लेकिन बहुत पुराने है। उसके बाद नदियां क्या करती है कि यहाँ पे इकट्ठा करती है मिट्टियों को, भरती है इनको, खड्डे को क्या कर रही है, ये भरेगी। तो ये जो क्षेत्र बनेगा, क्योंकि ये बार बार बाढ़ आएगी, बार बार पानी यहाँ पे भरेगा, बार बार मिट्टी यहाँ पे बिछेगी नहीं, तो ये जो क्षेत्र होगा इसको हम बोलेंगे खादर। क्या बोलेंगे इसको हम? खादर। खादर मैंने बताया था यंगर अलुवियल डिपॉजिट है। फिर से समझ लीजिए, देख लीजिए एक बार, हिमालय से उतरती हुई जब नदियां जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो अपने साथ लाए हुए पत्थरों को, मिट्टी को वहीं पे इकट्ठा कर देती है और एक बेल्ट बना देती है उसकी। ठीक है, ये बेल्ट जो 8-16 किलोमीटर तक चौड़ाई में होती है, इस बेल्ट को तो हम कहते हैं भाबर। फिर इसी बेल्ट के उत्तर से, यानी इस साइड से क्या होगा कि नदियां छुप जाएंगी, यहाँ से नदियां जो पत्थरों के नीचे से निकलते बहेंगी। ठीक है, और बाद में उसके दूर पीछे से, मतलब जो साउथर्न पार्ट होगा वहां से निकल जाएगी, तो नदी वापस दिखाई देती है यहाँ पे ये दलदली क्षेत्र बना देती है। ठीक है ना, वेट एरिया और स्मार्ट सी एरिया बनाती है, इसको हम तराई बोलेंगे। इसके बाद में ये जो मिट्टी जो यहाँ पे इसने बिछा रखी है, पहले बिछा रखी थी जो पुरानी मिट्टी है अलुवियल से, उसको तो हम कहते हैं बांगड़। और जब नए क्षेत्र में, जब मैदानी एरिया में प्रवेश करने के बाद जो बाढ़ वगैरह आने के बाद जो मिट्टी बिछाएगी वो, उसको हम कहेंगे खादर। तो ये इसकी क्या है, रीजनल इसकी जो है डिवीजन है, जो कि रीजन्स पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे आज का टॉपिक है वो है पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, हम देखेंगे पेनिनसुलर प्लेटू होता क्या है। तो टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, देखें, एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए, एक टेबल लैंड है, टेबल लैंड जिस तरह में टेबल होती है, ठीक है ना, तो उस टेबल की जैसे ये एक लैंड होती है जो कि ओल्ड क्रिस्टलिन इग्नेस से बनती है, क्रिस्टलिन दानेदार इग्नेस रॉक से बनती है, क्रिस्टल से बन जाते हैं उसके। जैसे अपने चीनी होती है, शुगर होती है, शुगर के अंदर कैसे दाने होते हैं वो उसके क्रिस्टल्स है, वैसे इग्नेस जो रॉक्स होती है, यानी कि जो मैग्मा जब ऊपर आ जाता है, अर्थ के सरफेस के बाहर आता है, ठीक है ना, और वो जो लावा है वो जब ठंडा होता है तो कई बार क्या होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है तो उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ठीक है ना, मेरा अंदर जो गर्म रहता है, ऊपर क्या रहता है, ठंडा रहता है, तो क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो इस टाइप के क्रिस्टलिन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से क्या बनी है, पेनिनसुलर प्लेटू बनता है। तो मतलब उसको हम कहते हैं प्लेटूज। ठीक है, तो प्लेटू क्या होता है, टेबल लैंड, जो एक टेबल लैंड होती है, टेबल जैसी लैंड होती है जिसकी ऊपर तो समतल है लेकिन साइड जो किनारे हैं उसमें बहुत ज्यादा ढलान वाले होते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे बने ये बने हैं फॉर्म्ड ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग यानी बहने से। किसके बहने से बताऊंगा मैं आपको अभी। आपको जब पहला पार्ट पढ़ा था, जो दूसरा मैंने पार्ट पढ़ा था, उस पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि जो अपना जो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट कर रही है, यानी बह रही थी, आगे बहती हुई वो किससे टकराई है, वो सीधा यूरेशियन प्लेट से टकराई है। किसे टकराई है, वो सीधा यूरेशियन प्लेट से टकराई है। ठीक है, तो फॉर्म्ड ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। ओके, फिर देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट जो हम देख लेते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स इसमें पड़ता है। देखिए यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, ठीक है, लैंड्स, इसमें कौन कौन से आते हैं। तो ये पहले बात तो सेंट्रल हाईलैंड्स है कहाँ, तो ये नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। ठीक है, मैप में देखें अब ध्यान से, ये नर्मदा रिवर आपकी इस तरीके से फ्लो करती है। ठीक है, तो इसकी ऊपर साइड में जो है, ऊपर साइड में जो प्लेटू है वो प्लेटू में से हाईलैंड्स कहलाता है। कौन सा कहलाएगा, हाईलैंड्स कहलाएगा। ठीक है,
अब ये नॉर्थ है किसके, नॉर्थ में है किसके, नर्मदा के। फिर मालवा का प्लेटू आता है, वही हाईलैंड उसी में है। लेकिन हाईलैंड में कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा मालवा का प्लेटू आएगा, मालवा का प्लेटू। फिर बुंदेलखंड का आएगा, बुंदेलखंड का, ठीक है ना। फिर आएगा बागलखंड का, ठीक है ना। ये जितने भी चीज जो मैंने ये बताया, ये सब प्लेटूज है जो कि किसके पार्ट है, ये सब सेंट्रल हाईलैंड्स के पार्ट है, जो कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है ना। ये मालवा का प्लेटू यहाँ पड़ रहा है, ये बुंदेलखंड का है, बागलखंड का, इस तरीके से ये प्लेटू जो है पड़ता है, ठीक है। अब अगर आगे हम देखें तो ये डेक्कन जो प्लेटू है, कौन सा जो नीचे वाला जो प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू कहलाता है, डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, ठीक है। अब हम देखेंगे तो जो डेक्कन प्लेटू है ये क्या है, तो एक ट्राइंगुलर लैंडमास है, ट्राइंगुलर लैंडमास। ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ट्राइंगल शेप में लगभग है कि नहीं, एक ट्राइंगल शेप में, तो ट्राइंगुलर लैंडमास है। और ये साउथ में है, किसके साउथ में है, साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। ये नर्मदा रिवर के साउथ में कौन सा है, पेनिनसुलर प्लेटू है, ठीक है ना। अब देखिए हम ये देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्या है, ये हाई है इन द वेस्ट, हाई इन दी वेस्ट, यानी वेस्टर्न जो डायरेक्शन रहेगा, वेस्टर्न साइड में देखिए, यानी ये इस साइड में, जैसे ये जो अगर हम देखते हैं, जैसे ये अगर प्लेटू है आपके, ये इस टाइप से, तो ये जो ट्रायंगुलर लैंडमास है ये वाला, ये जो यहाँ पे इस साइड में देखिए, ये ऊंचाई ज्यादा है इसकी, ठीक है ना, क्या इसकी ऊंचाई ज्यादा है। फिर इसके बाद धीरे धीरे ये क्या होता है, यहाँ पे स्लोप पड़ता है, तो यानी जो इसका स्लोप है, हाइट कहाँ पे ज्यादा होगी, हाई होगी वेस्टर्न साइड में, वो स्लोप्स होगा इसका, स्लोप्स टूवर्ड्स ईस्टर्न साइड में, ठीक है ना। तो ये इस साइड में ढलान है, यानी यहां से तो उठा होगा, यानी ऐसे है, और यहां से क्या होगा, ढलान में है ये, ठीक है ना। तो जिस टाइप से ढलान होगी, पानी भी उसी साइड में बहता है इस तरीके से। तो ज्यादातर जो नदियां होंगी प्रायद्वीपीय भारत की, वो सब की सब जो है वेस्टर्न घाट से निकलते हुए कहा जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है पानी, ठीक है। अब देखिए अगला जो पॉइंट, अपना अगला जो बिंदु है, ये बना हुआ है ब्लैक सॉइल से, ठीक है ना। इट इज मेड फ्रॉम ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल से बनी हुई है। इसी ब्लैक सॉइल को हम क्या कहते हैं, नोन एज डेक्कन ट्रैप, इसी को हम क्या कहते हैं, डेक्कन ट्रैप कहते हैं, ठीक है ना। तो वो अब ये जो ब्लैक सॉइल का जो डिपॉजिट यहाँ पे हुआ है, कोई एक दिन में हुआ नहीं, कुछ सालों में नहीं हुआ, ये लाखों सालों में हुआ है, तो 10 साल लगे होंगे, 5 लाख साल लगे होंगे, ठीक है ना। तो ये उस समय यहाँ पे कभी ऐसा होता था कि यहाँ पे कभी ज्वालामुखी था, तो ज्वालामुखी की विस्फोट से क्या हुआ कि जो लावा है वो इस तरीके से फैलता गया ऐसे ढलान में नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये जो मिट्टी इकट्ठी हुई है वो है ब्लैक सॉइल, तो इसी ब्लैक सॉइल को हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके जो है ना दोनों तरफ, यानी इस साइड में ऐसे और इस साइड में इस टाइप से एक पर्वत श्रृंखलाएं चलती है, ठीक है ना, माउंटेन रेंज इसमें चलती है। तो इन्हीं माउंटेन रेंज को हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न यानी ये वाले जो है ये वेस्टर्न घाट हो जाएगी, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट हो जाएगी, और ये वाले जो हो जाएगी ये ईस्टर्न घाट हो जाएगी। अच्छा, अब ये दोनों का काम क्या है, ये दोनों जो है डेक्कन प्लेटू की बाउंड्री बना रहे हैं। पेनिनसुलर प्लेटू को क्या करते हैं, ये बाउंड्री बनाते हैं ईस्टर्न साइड में और वेस्टर्न साइड में, ठीक है ना। तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, ठीक है ना। ये जो घाट्स हैं, ये घाट्स ये मार्क्स द बाउंड्रीज, मार्क्स द बाउंड्रीज। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट क्या करेंगे, बाउंड्रीज बनाएंगे। किसकी बाउंड्रीज बना रहे हैं, ये पेनिनसुलर प्लेटू की बाउंड्रीज बनाते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसके बारे में भी, हम देख लेते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स क्या है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। देखते हैं हम सबसे पहले हम देखेंगे
अब देखते हैं वेस्टर्न घाट, हम देख लेते हैं, ठीक है ना। हम देख लेते हैं वेस्टर्न घाट के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, सीधी सीधी चीज है। नंबर 1, ये क्या चीज है? सबसे पहले तो देखो वेस्टर्न घाट एक कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि रनिंग चल रही है, लगातार है, यहां से चल रही है और यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है ना। तो कंटिन्यू, कहीं भी इसमें आर पार आने जाने का रास्ता नहीं है, तो कंटिन्यूस है ये, ठीक है ना। जबकि जो ईस्टर्न घाट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी। देख लेते हैं यहाँ पे ध्यान से, अगर हम समझे वेस्टर्न घाट कैसे कंटिन्यू है, इसकी जो हाइट हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेपर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको भी दिखाई दे, प्रॉब्लम ना आए। देखिए यहाँ पे ये देखते हैं कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है, उसके बाद उनकी हाइट है। हाइट देखेंगे हम इसकी, तो इसकी हाइट 900 से लेकर 1600 मीटर्स है। इसका मतलब नॉर्थ में इसकी हाइट कम हो जाएगी, ठीक है ना। वापस नीचे लाऊं मैं आपको तो बताऊंगा कि नॉर्थ साइड में इसकी हाइट कम है, लेकिन जैसे हम साउथ की तरफ बढ़ेंगे इसकी हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ती रहेगी। तो हाइट जो होगी इसकी नॉर्थ टू साउथ इंक्रीज होगी, नॉर्थ टू साउथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। एक सिंपल से कॉमन सेंस की इसमें बात कर रही है हमने कि इसकी जो हाइट होगी नॉर्थ में कम है, इसलिए साउथ में इसकी हाइट ज्यादा है, इसलिए नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होगी, इसकी हाइट बढ़ेगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर अगर हम देखते हैं, बात करते हैं, तो वेस्टर्न घाट के एक सोर्स है, ठीक है, सोर्सेज ऑफ लार्ज रिवर, ठीक है। ये सोर्स है लार्ज रिवर, ये बड़ी नदियों का एक है सोर्स है, ठीक है। फिर देखेंगे हम यहाँ पे बात करते हैं वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न जो घाट है ये ओरोग्राफिक रेनफॉल करता है, कॉजेज ओरोग्राफिक रेनफॉल्स, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझाऊंगा कि ओरोग्राफिक रेनफॉल होता क्या है। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, जैसे कोई पहाड़ी श्रृंखला है, जैसे मान लीजिए, जैसे अब ये क्योंकि मैंने बताया कि वेस्टर्न घाट का एक पहाड़ी है, ये पहाड़ की श्रृंखला यानी माउंटेन रेंज है। मान लीजिए कोई माउंटेन है, इस तरीके से कोई माउंटेन है, ठीक है ना। यहाँ पे ओशन है, इवोपरेशन जब होता है तो क्लाउड फॉर्मेट होता है। ये क्लाउड क्या करेंगे, एयर के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे और जब पहाड़ की तरफ आएंगे तो ये ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, एज वी गो अप टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 165 मीटर टू 1 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर जो होगा 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा कंडेंसेशन होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इनमें कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन। अब ये जब कंडेंसेशन होगा तो ये क्या होगा कि बादल जो होंगे यहीं पे क्या करेंगे, बारिश कर देंगे। बादल क्या कर रहे हैं, बादलों को थोड़ा ढंग से बनाते हैं, तो ऊपर की साइड बनाते हैं। ये बादल है, देखिए इस टाइप से, और ये पहाड़ी है और ये पानी है, यहाँ पे ओशन है समझ लीजिए, ठीक है ना। यानी हमारे जो इंडिया में भी देखिए वेस्टर्न साइड में जो ओशन है अरेबियन सी, उसी से लगते हुए जो है ये आपके वेस्टर्न घाट है, ठीक है ना, कोस्टल प्लेन्स को छोड़ के। तब देखिए जब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, क्लाउड क्या होंगे, ठंडे हो जाएंगे, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा, रेनफॉल इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब ये जो माउंटेन है, ये माउंटेन क्या कर रहा है, बारिश करवा रहा है, ठीक है ना। अगर ये माउंटेन नहीं होता तो बादल आगे निकल जाते, कहीं और बारिश करते, लेकिन यहाँ पे ये बारिश करवा रहा है। तो इस टाइप की जो रेनफॉल है उसी को हम ओरोग्राफिक रेनफॉल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। और ये जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है इसको हिंदी में पर्वतीय वर्षा भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, पर्वतीय वर्षा भी कहेंगे, ठीक है। हालांकि आपको तो ओरोग्राफिक रेनफॉल याद रखना और कुछ नहीं करना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। यहां बढ़ने के बाद हम देखेंगे हाइट के बारे में, मैंने आपको उसको बता ही दिया है, ठीक है ना, रेनफॉल बता दिया है। अब देखिए इसका हाईएस्ट पीक जो होगा, हाईएस्ट पीक का मतलब होता है इसकी सबसे ऊंची चोटी। तो मैं आपको पीक भी समझा देता हूं। माउंटेन जो होते हैं कंटिन्यूस रेंज में होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, ऐसे ऐसे ही होता है ना। तो इसमें जो सबसे ऊपर जो, जैसे ये एक चोटी है, ये इससे हाइट में है और ये इससे हाइट में है। तो इसी तरीके से जो हाईएस्ट पीक जो हो जाएगी किसमें, ये सब क्या है, ये सब पीक्स है, ये सब पीक्स है, ठीक है ना। तो इन सब की अपनी एक हाइट होती है। माउंट एवरेस्ट भी कोई ऐसे ही एक पीक है जिसके ऊपर ये चढ़ाई कर रहे हैं,
ठीक है ना, हाईएस्ट पीक जिसको हम कहते हैं। तो इसका जो हाईएस्ट पीक होगा किसका, वेस्टर्न घाट का, वो तो है अनाई मुदी। कौन सी है, अनाई मुदी। और एक डोडा बेटा, कौन सी है, डोडा बेटा। ठीक है, अनाई मुदी की जो हाइट है वो 2695 मीटर्स में है, जबकि डोडा बेटा की जो हाइट है 2637 मीटर्स में है। ठीक है ना, ये दोनों क्या चीज होगी, ये तो हो गई इसकी हाइट। किसकी हाइट हो गई है, अनाई मुदी और डोडा बेटा की। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, सीधी सीधी बात चलते सीधे चलते थे। हमने वेस्टर्न घाट पढ़ा था, हम दूसरा कौन सा पढ़ रहे हैं, ईस्टर्न घाट पढ़ रहे हैं, ईस्टर्न घाट पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ईस्टर्न घाट्स की हम बात कर लेते हैं। तो वापस एक मैप बना लेता हूं आप लोगों के लिए, छोटा ही मैप बनाइए लेकिन बना लेता हूं। ठीक है, ये है पेनिनसुलर प्लेटू। इस तरीके से यहाँ पे जो श्रृंखला है वो कौन सी श्रृंखला हो जाएगी, ये वाली श्रृंखला जो इसकी बाउंड्री बना रही, किसकी, पेनिनसुलर प्लेटू की। और एक श्रृंखला कुछ इस तरह की टूटी फूटी है। ठीक है ना, ये था वेस्टर्न घाट। अब देखिए वेस्टर्न घाट जो है वो टूटी हुई है ना, और इसकी ऊंचाई भी तो इसकी ऊंचाई से कम है। तो हम सीधे सीधे बात कर लेते हैं कि जो वेस्टर्न घाट है, सॉरी जो ईस्टर्न घाट है, ये डिसकंटिन्यू, वो कैसे थी, कंटिन्यू थी। तो ये क्या है, ये है डिसकंटिन्यू, यानी कि टूटी फूटी है, डिसकंटिन्यूस है, और इरेगुलर भी है, रेगुलर भी नहीं है, कहीं पे है कहीं पे दिखती भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये इरेगुलर भी है। ईस्टर्न घाट की जो मैंने हाइट बताई थी आपको, वो कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे केवल इसकी 600 मीटर हाइट ही है इसमें। ठीक है ना, क्योंकि छोटी है। फिर हम बात करेंगे कि जो ईस्टर्न घाट है, अब मैंने बताया था कि जो वेस्टर्न घाट है वो सोर्स है लार्ज रिवर का। तो यहाँ पे ये नो सोर्स ऑफ लार्ज रिवर, सोर्सेज ऑफ लार्ज रिवर, इससे कोई बड़ी नदियां नहीं निकल रही है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे से आगे। तो वेस्टर्न घाट, जैसे वेस्टर्न घाट क्या करता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल करता है। ठीक है ना, तो नॉर्थ जो ईस्टर्न घाट होगा ना, वो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून करेगा। क्या होगा ये, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून होता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखिए नॉर्थर्न साइड से, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न साइड से मानसून जब होता है तो इसमें बारिश यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सीधे सीधे चीज देख रहे हैं, क्या क्या देखेंगे, क्या है अपने पीछे जो बच गया है। मैंने बताया ईस्टर्न घाट क्या करता है, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून के थ्रू इसमें बारिश होती है। अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट आ रहा है, तो लास्ट पॉइंट है ईस्टर्न घाट के जो हाईएस्ट पीक है। यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची इसकी जो चोटी है वो है महेंद्रगिरी। क्या हो जाएगी, महेंद्रगिरी। ठीक है ना, तो महेंद्रगिरी इसकी क्या है, हाईएस्ट चोटी, जो कि कम से कम 1501 मीटर की हाइट में, कितनी हाइट में, 1501 मीटर की ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई की बात करो मैं, महेंद्रगिरी की बात करो। महेंद्रगिरी कहाँ पे है, तो ये ईस्टर्न घाट पे है। ठीक है ना, नॉर्दर्न साइड में, उड़ीसा आंध्र प्रदेश के पास में गए। ठीक है, अगला जो अपन फिजियोग्राफी डिवीजन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट के बारे में। क्या पढ़ेंगे, इंडियन डेजर्ट। और इसी डेजर्ट को हम और क्या बोल सकते हैं, थार डेजर्ट भी बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते हैं, थार डेजर्ट। ठीक है, तो मूविंग टू थार डेजर्ट। अब देखते हैं कि थार डेजर्ट क्या है। सबसे पहले डेजर्ट में होता क्या है, तो डेजर्ट जो होता है कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स का मतलब सैंड ड्यून से कवर रहते हैं, रेत के टीलों से ये कहते हैं कवर रहते हैं। दूसरी जो विशेषता इसकी रहती है कि वेरी लो रेनफॉल इसमें होती है। ठीक है, बारिश बहुत कम होती है। कितनी होती है अभी देख लेते हैं हम लोग की। बारिश होती है वो होती है बिलो 150 मिलीमीटर्स। ठीक है ना, वो भी पर ईयर के, यानी एक साल में यहाँ पे 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, इसलिए ड्राइएस्ट प्लेस माने जाते हैं ये। ठीक है ना, क्या ये ड्राई प्लेसेस होते हैं अर्थ पे, ड्राई प्लेसेस ऑन द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ये मेन जो रिवर है, मेन रिवर इन डेजर्ट, ठीक है ना, वो है लूनी। कौन सी है,
लूनी रिवर है। अब ये मेन रिवर है लूनी, जो कि ओनली लार्ज रिवर है यहाँ की, लूनी ओनली लार्ज रिवर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये लूनी नदी जो मेन नदी यही है डेजर्ट की, और यही सबसे लंबी नदी भी है, जो कि सीजनल रिवर है। बारिश के टाइप पे ही इसमें पानी आता है, और बिना उसके टाइम यहाँ पे कोई पानी इसमें नहीं रहता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बरखान की। बरखान क्या, व्हाट इज बरखान? ये क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स होते हैं। ठीक है, क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स। ठीक है ना। अब क्रिसेंट शेप कैसे होते हैं देखें, ये कुछ इस टाइप से होते हैं, ऐसे। ठीक है ना, ये इस टाइप से जमते हैं, इसके अंदर मिट्टी ऐसे जम जाती है। तो जो हवा होती है ना, वो क्या करती है, यहाँ से काटती रहती है। ये ऐसे क्रिसेंट, आपने चंद्रमा ने देखा है, चंद्रमा के जैसे इसमें क्या बन जाता है, ये सैंड ड्यून्स ऐसे बने रहते हैं। ठीक है, ये ड्यून्स होंगे इसमें लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब ये इस टाइप से बने होते हैं, ऐसे एक के बाद एक इस टाइप से। ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल जो होते हैं ये सैंड ड्यून्स होते हैं। सो अगला जो टॉपिक है डेजर्ट के बारे में, यही इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है। ठीक है ना, ये कवर करती है सैंड ड्यून्स, कवर्ड है सैंड ड्यून्स से कवर होती है, बहुत कम रेनफॉल होती है, बिलो 150 मिलीमीटर पूरे साल होती है। ड्राई प्लेसेस होते हैं अर्थ के। ये मेन रिवर यहाँ पे लूनी रिवर ही है, जो कि ड्राई रहती है, सीजनल है। बरखान यहाँ पे क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून्स को बरखान कहते हैं। ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे हम सीधा कोस्टल प्लेन। कौन से हो जाएंगे? कोस्टल प्लेन्स। हमारे पास जो कोस्टल प्लेन्स है ये भी दो हैं। ठीक है, देखेंगे हम ये है क्या पहली चीज, तो ये नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स ऑन बोथ कोस्टल साइड्स। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से, जैसे गुजरात का अगर मैं डायग्राम बना देता हूं तो उसके बाद तो बहुत सिंपल हो जाता है मैप बनाना। देखिए, ये वेस्टर्न घाट है आपके और ये ईस्टर्न घाट है। ठीक है ना, अब ये जो जगह बच रही है ये वाली, ये क्या है, ये है प्लेन्स। ये क्या है, ये इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहां वाला जो होगा वो ईस्टर्न प्लेन्स हो जाएगा, ईस्टर्न प्लेन्स। ये जो होगा वो हो जाएगा वेस्टर्न प्लेन्स। ये वेस्टर्न प्लेन हो गया, ये ईस्टर्न प्लेन हो गया। ठीक है ना, वेस्टर्न और ईस्टर्न प्लेन की हम बात कर ली, हमने देख लिया वेस्टर्न प्लेन का है और ईस्टर्न प्लेन का है। अब हम क्या करते हैं, सीधे सीधे देखते हैं। सीधा पहली चीज हम देखेंगे वेस्टर्न प्लेन के बारे में। वेस्टर्न प्लेन, ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसके डिविजन्स देखें, इसको क्या डिवाइड कर रखा है। मुंबई से गोवा के बीच में, गोवा से कर्नाटक के बीच में और कर्नाटक से केरला के बीच में। ठीक है, तो हम देख लेते इसकी डिविजन है। ये इसकी क्या है, डिविजन है, यानी इनको रीजनल नेम से जाना जाता है, बेस्ड ऑन रीजन्स। ठीक है, तो नंबर 1 जो इसमें आता है वो आता है कोंकण कोस्ट। हमने कोंकण रेलवे के बारे में आप लोगों ने खूब सुना होगा। जब भी हम राजस्थान से जब भी हम जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं मुंबई होकर, तो ये हम कोंकण रेलवे में ही जाते हैं। ठीक है ना, अब ये कोंकण जो कोस्ट है कहां से कहां तक है, तो मुंबई से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग से मुंबई टू गोवा। मुंबई से स्टार्ट हो गया कहां पे, गोवा में। फिर आते कन्नड़ प्लेन्स। इसके बाद जो कर्नाटक के बाद का जो प्लेन होगा गोवा से कर्नाटक, वो कन्नड़ प्लेन्स में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये होता है गोवा टू कर्नाटका। ठीक है ना, नेक्स्ट जो यहां पे देख रहे हैं, अगला जो आएगा वो है मालाबार कोस्ट। क्या हो जाएगा, मालाबार।
मालाबार कोस्ट बहुत फेमस है, एशियन टाइम से ही है, ठीक है ना। ये है कर्नाटका टू केरला। तो कर्नाटक से केरला के बीच का जो एरिया पड़ जाता है वो कौन सा एरिया कहलाएगा? मालाबार कोस्ट कहलाएगा। बहुत फेमस है, बहुत अच्छे बिजनेस होता है, स्पाइसेस का बिजनेस यहीं से होता है, ठीक है ना। अगला जो हम पढ़ लेते डिवीजन जो होंगे वो ईस्टर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ लेते हम लोग। मैंने पहले ही बता दिया ये प्लेन्स है क्या, ये नैरो स्ट्रिप्स होती है, दोनों साइड्स में ही है, कोस्टल साइड्स में दोनों साइड में है ये, ठीक है ना। तो ईस्टर्न साइड में भी अगर हम देखें, सबसे पहली बात अगर हम बात करते हो तो ये वाइड बहुत है, ये चौड़ाई में है, देखिए यहाँ पे जैसे ये चौड़ाई दिख रही है, तो वाइड भी है और लेवल भी है, ज्यादा ऊपर खावर नहीं है, ठीक है ना। पहली बात इसमें आती है। दूसरी बात जो है, अब इसका जो नॉर्दर्न पार्ट होगा, जैसे कोंकण, कन्नड़, मालाबार हम कहते हैं, वैसे इसके भी डिवीजन कर रखे हैं। तो जो नॉर्दर्न पार्ट को तो हम कहते हैं नॉर्दर्न सरकार, क्या कहेंगे इसको हम? नॉर्दर्न सरकार। नॉर्दर्न पार्ट को क्या बोल रहे हैं? नॉर्दर्न सरकार, ठीक है ना। और जो साउदर्न पार्ट हो जाएगा, कौन सा? साउदर्न पार्ट। ये साउदर्न पार्ट जो होगा इसको हम क्या कहेंगे? कोरोमंडल कोस्ट। क्या कहेंगे? कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेन रिवर जो यहां से फ्लो कर रही है वो है महानदी, महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, कावेरी, ठीक ना। और ये सब क्या कर रही है? ये बनाते फॉर्म्स डेल्टा, ठीक ना। डेल्टा का निर्माण करती है, यानी जब पानी जब इस तरह बहता है तो जब भी ढलान कम होगी तो जो भी बैरियर्स हैं, उस बैरियर से ये स्ट्रीम्स इस तरह डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। बहुत सारी डिवाइड्स होती है। तो ये जो स्ट्रीम्स है, ये जो बीच में से पोर्शन जमीन जो बच रही है, इसी को हम डेल्टा कहते हैं। ये जो बीच का पोर्शन वो क्या हो गया? डेल्टा कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहां तक तो हमने क्या करवा लिया, कंप्लीट किया अपना कोस्टल प्लेन्स क्या है। देखिए एक और चीज इसमें रह जाती है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट लेक्स है यहाँ पे। वो लेक कौन सी? एक इंपॉर्टेंट लेक है, वो चिलिका लेक, जो बहुत ही फेमस है और ये इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। क्या है ये? इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है आपको। सो नाउ वी हैव द आइलैंड्स। दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, द islands. So we have two island groups. Okay. Lakshadweep. Number one is Lakshadweep. Lakshadweep island situated in the Arabian Sea. Arabian Sea में आता है ये, ठीक है ना। And another one is Andaman and Nicobar. Andaman and Nicobar Island, ठीक है ना। These islands situated in the Bay of Bengal. याद रखना है, बे ऑफ बंगाल में ये सिचुएटेड है। फर्स्ट चैप्टर मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और हमने इनके बारे में बात की थी, ठीक है ना। अब देखते हैं, सबसे पहले हम बात कर ले लक्षद्वीप की। सबसे पहले हम बात किसी करते हैं? लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं। देन वी मूव टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है ना। लक्षद्वीप की जैसे बात हम करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें तो लक्षद्वीप क्या है? ये ग्रुप्स है, ग्रुप कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल्स, ठीक है ना। कोरल आइलैंड्स का क्या है? ये एक ग्रुप है, ठीक है ना। ये जो ग्रुप है, किसका ग्रुप है? ये ग्रुप बना हुआ है स्मॉल कोरल आइलैंड का। भी कोरल क्या है? ये स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। इनके ऊपर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक खोल होता है, कवच होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है, ठीक है ना। जब भी डेथ होती है तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट कवर वहीं पे रहता है। तो इसी के ऊपर जब दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं तो जैसे डेवलप होते रहेंगे, बिखरते रहेंगे और मरते रहेंगे, तो इस तरीके से इनके ऊपर डिपॉजिट होते रहते हैं। इससे क्या बन जाता है? एक
आइलैंड बन जाता है, ठीक है ना। हम देखते रहेंगे इसके आगे से आगे जो पोजिशन है जो भी हैं देख लेते हैं। पहले बात इसकी बात कर लेते हैं कि इसका एरिया कितना है। तो बहुत स्मॉल एरिया है इसका, हैविंग अ स्मॉल एरिया नॉट मोर देन 32 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है ना। इसका जो एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर्स है। और जो इसकी कैपिटल होगी, कैपिटल जिसको हम कह सकते हैं, कैपिटल है यहाँ पे इसकी क्या है, कावारती। कैपिटल इसकी क्या है, कावारती, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट आइलैंड ग्रुप दैट इज अंडमान एंड निकोबार। क्या हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। देखें ये क्या है, बिगर है साइज में, बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमरस, बहुत ज्यादा नंबर में, ठीक है ना। फिर ये क्या चीज है, ये एक एलिवेटेड पोर्शन है, एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमेरीन माउंटेन्स। सबमेरीन पानी के अंदर डूबे हुए माउंटेन्स की एक रेंज है ये, जो ऊपर की तरफ उठी हुई है, ठीक है ना। इसके पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स हैं अंडमान और निकोबार के, ठीक है ना। पहले तो है अंडमान जो कि नॉर्थ में है, ठीक है ना। अंडमान कहाँ पड़ेगा, नॉर्थ में। दूसरा जो है वो है अपने निकोबार। निकोबार कहाँ है, साउथ में है। इस क्लियर सी बात है। तो ये जैसे अपने फिर से हम देखेंगे, ये है अपने या इस तरीके से अंडमान निकोबार है, ठीक है ना। तो ये दो पोर्शन है इसके, मतलब ऊपर वाला तो जो हो जाएगा आपका अंडमान हो जाएगा, ठीक है ना, और नीचे वाला जो होगा निकोबार हो जाएगा, ठीक है। अंडमान, अब देखो अंडमान और निकोबार की एक कैपिटल है, यहाँ पे हम देख लेते पहले इनकी जो कैपिटल होगी, किसके, अंडमान निकोबार की कैपिटल जो इसकी है पोर्ट ब्लेयर। कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। अब हम देखते हैं कि जितने हमने अभी फिजिकल डिविजन पढ़े उनका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। अब देखिए ये जितने भी इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फीचर्स, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस फिजिकल फीचर का वो यही है कि ये माउंटेन्स जो हो, माउंटेन क्या है, माउंटेन्स आर सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ, देख लो यहाँ पे सोर्स ऑफ क्या है, ये सोर्स है किसके, रिवर्स के और फॉरेस्ट के, ये इंपॉर्टेंस इनकी। फिर प्लेटूज की देखेंगे हम, बात करते हैं प्लेटूज, प्लेटूज ये मिनरल की सोर्स होते हैं, ठीक है ना। फिर कोस्ट एंड आइलैंड्स ये फिशिंग स्पॉट्स होते हैं, ठीक है ना। फिशिंग क्या होता है, स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, इसकी इंपॉर्टेंस देख ली। इस तरीके से हमने ये चैप्टर क्या है कंप्लीट कर लिया है, और ठीक है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको देता हूं इसी में। दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टू, फॉर योर होमवर्क। कुछ क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। व्हाट इज भाबर, मैंने आपको डिस्कस किया था, समझाया था, लिखेंगे। विच प्लेटू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्यन रेंज, कौन सा प्लेटू अरावली और विंध्यन रेंज के बीच में आता है। नेम द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन, ऐसे आइलैंड ग्रुप बताएंगे इंडिया के जिनका ओरिजिन कोरल से हुआ है। फिर डिस्टिंग्विश करना है बांगड़ और खादर में, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स में, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में। फिर बताएंगे कि इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन कौन कौन से हैं, उनमें से आपको हिमालय रीजन का आपको पेनिनसुलर प्लेटू के साथ में डिफरेंस करना है, ठीक है। फिर बताएंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बताना है। उसके बाद में आपको शॉर्ट नोट लिखने इंडियन डेजर्ट पे, सेंट्रल हाईलैंड्स पे और आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे और भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, इंडियन डेजर्ट, सेंट्रल हाईलैंड्स और आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आप इनकी स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व कर लेना आराम से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।